नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में दिए गए अहम सुझाव, संविधान में उपयुक्त संशोधन की सिफारिश। सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का देशवासियों को आश्वासन, कहा नागरिकता देने का है कानून, छीनने का नहीं। सीएए पर विपक्ष के रवैये पर गृह मंत्री की दो टूक, कानून से किसी कीमत पर समझौता संभव नहीं लिया जाएगा वापस सीएए। सीएए पर विवादित बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चौतरफा आलोचना। बयान को लेकर भड़के हिंदू शरणार्थी, सीएम आवास को घेरकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को देंगे ऋण। अब तक 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को दी जा चुकी है 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 20 किलोमीटर से अधिक के हैं ये कॉरिडोर। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज से भारत दौरे पर। 5 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच रिश्ते प्रगाढ़ करने पर होगा मंथन। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल में पीवी सिंधु तो पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन उतरेंगे अंतिम 16 का मुकाबला खेलने। वहीं पुरुष युगल वर्ग में चिराग सात्विक की जोड़ी का इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा सामना। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। बड़ी खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महत्वपूर्ण साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी होने पर केंद्र सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि सीएए से इस देश की अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है और भारत की संप्रभुता का निर्णय है। हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। सीएए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए की टाइमिंग पर विपक्ष द्वारा उठाए सवाल पर कहा कि सारे विपक्षी दल झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है
कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू का अहित ना करें, वे इसे लेकर खौफ पैदा ना कर रही हैं। मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का अहित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए ये कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल द्वारा कहे जाने पर कि वे अपने राज्यों में सीएए लागू नहीं करेंगे, इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की, इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है और इसे वापस करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे जिससे कि वापस लेने वाले लोगों को कोई स्थान ही ना मिले। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे गए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है, दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इसी स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा और नहीं बदलेगा। को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6ठी सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर सीएए नहीं लागू होगा और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है। और आइए आपको बताते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़े कुछ भ्रम और सच्चाई, क्योंकि लगातार इसको लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। पहला भ्रम, भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी।
वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। ये कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देगा। किसी भी भारतीय की नागरिकता के लिए खतरा नहीं है। अगर हम दूसरे भ्रम की बात करें तो नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जुटाने होंगे, नहीं तो निर्वासित कर दिए जाएंगे। सच्चाई क्या है? सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएए का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एक और भ्रम, असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश लोगों को यह आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे कि पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर और उनकी भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचाएगा। सच्चाई क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को सीएए कानून से कोई नुकसान नहीं है। एक और भ्रम, सीएए देश के लिए खतरनाक है। सच्चाई क्या है? इस कानून का मकसद धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले लोगों की रक्षा करना है। ये उन्हें अवैध प्रवासन कार्यवाही के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। फिर एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीएए से घुसपैठ बढ़ेगी। और सच्चाई क्या है? नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा। नागरिकता के लिए आवेदन इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिंदू शरणार्थियों पर दिए विवादित बयान के बाद उनकी हर तरफ आलोचना हो रही है और इस मामले पर हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के कारण दिल्ली में चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। उनके बयान के बाद हिंदू शरणार्थी भड़क गए हैं। हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। यहां पर बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल का। हिंदू शरणार्थियों पर विवादित बोल बोलते नजर आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल माफी मांगे, बस और कुछ नहीं। माफी मांगे, नागरिकता मिलना चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए। केजरीवाल माफी मांगना चाहिए। केजरीवाल, जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की साइन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा? हमारा हक क्यों छीन रहा है? केजरीवाल माफी मांग लो बस। जो वीजा लेके आए हैं सब यहाँ पे, कानून भारत सरकार ने बुलाया, उनको नागरिकता मिल रही है, उनके हितों के लिए काम हो रहा है, तो केजरीवाल को पता नहीं क्या हो रहा है। उसने जो बयान दिया है, घुसपैठिया हमें करार दिया है, हमें चोर करार दे दिया है, हमें बहुत दुख हुआ। हमें इतना दुख हुआ है, जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसने हमें चोर, हमें घुसपैठिया। हम क्या घुसपैठिया नजर आ रहे हैं उनको? अगर घुसपैठिया हम होते तो ऐश करते। तो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये लोगों को नागरिकता देंगे तो ये डाकू बन जाएंगे, ये चोरियां करेंगे, बलात्कार करेंगे। आज तक हमने क्या किया बोलिए? 2011 से आए हुए हैं, हमें 12 साल हो गए, दिल्ली में रह रहे हैं। हमने कोई ऐसी चोरी की हो या हमें कोई ऐसा वो कांड किया हो, हमें आके बता दीजिए कि ये आपने कांड किया है। हम जुम्मा आ रहे हैं, हमको सजा दो, हमको जेल में डाल दो। भाई बहन छोड़ के आए, हमारे को नागरिकता चाहिए, नागरिकता चाहिए। हमारी ये है, केजरीवाल ने हमारा विरोध किया है, हम बोलते हमारा विरोध ना करें। सीएए पर विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो विपक्षी दलों की सोच से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदू बेटियों का विवाह समारोह के दौरान अपहरण कर लिया जाता है, तब वे कभी नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल साहब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी इनकी जुबान नहीं खुलती। जब पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटी को मंडप पर से उठा जाता तब तो इनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन वो पीड़ित, वहां उसको सहारा पाकिस्तान में नहीं मिलता, वो भाग करके हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और वो आया तो हिंदू है, इसका मतलब वो चोर है, हिंदुओं को चोर कह रहे हैं। अहम सवाल यहाँ पर, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान संजय के चड्ढा, वकील, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
इस पूरे मुद्दे पर, इन तमाम अफवाहों पर, भ्रम पर और बातचीत करने के लिए और एक तस्वीर स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका एमडीपी में, मिड डे प्राइम में। सबसे पहले जो तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, अफवाह फैलाई जा रही है, तमाम तरह के विवादित बयान भी आ रहे हैं, सबसे पहला सवाल, बेसिक सवाल कि सीएए कानून किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता। इसको लेकर जो तमाम तरह के किसी धर्म विशेष को लेकर यहाँ पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि सीएए के लागू होते ही उन्हें कागज दिखाने होंगे, उन्हें भारत छोड़ना होगा, ये जो तमाम बातें फैलाई जा रही हैं, सबसे पहले इसी को स्पष्ट करते हैं कि सीएए किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये कोई प्रश्न नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि किसी भी प्रकार से सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छूने का भी प्रयास नहीं करता। सीएए सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने का, एक अधिकार देने का एक प्रावधान है जो सिटीजनशिप एक्ट में है। उसके अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो वहां की माइनॉरिटीज हैं, उसमें 6 रिलीजन्स हैं, उनको जो अगर वो व्यक्ति प्रताड़ित हैं वहां पे, वो और वहां से भारत आ गए हैं और आने की डेट भी मुकर्रर 2014 से पहले, आज कोई आएगा उस पर ये नहीं लागू होता है, बड़ा स्पष्ट तथ्यों में मैं आपको बता रहा हूं। तो 2014 से पहले आए हुए उन तमाम लोगों पे ये लागू होता है। और बहुत क्लियर, दोबारा से अंडरलाइन करते हुए, जिससे कोई भ्रम ना रहे किसी के भी मन में, कि इसका उद्देश्य नागरिकता देना है उन प्रताड़ित व्यक्तियों को। सिर्फ इसका उद्देश्य किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं लेना। कोई व्यक्ति जो हमारे भारत में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको किसी भी प्रकार से ये टच भी नहीं करता। बिल्कुल। तो क्या नागरिकता, अगर ये नागरिकता संशोधन कानून भारतीय नागरिकों पर, जो मौजूदा भारतीय नागरिक हैं, उन पर प्रभावित नहीं करता, उन पर लागू नहीं होता, तो ये किन पर लागू होता है? इसको लेकर भी एक बार और आप स्पष्ट कीजिए। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूं, जैसा आपने कहा कि ये किन पे लागू होता है। ये लागू होता है इन 3 देशों की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन देशों से आए हुए 6 रिलीजन्स हैं, सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन धर्मों के प्रताड़ित व्यक्ति जो वहां पे इनको इन धर्म के होने की वजह से प्रताड़ित हुए और 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में आके रह रहे हैं। अब क्या है कि उनके पास, वो उस देश में वापस नहीं जाना चाहते, इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारत की उनके पास नागरिकता नहीं है। एक एक चीज के लिए, किसी बच्चे को, उनके बच्चे को स्कूल में जाना है, उनके बच्चे को मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी दिक्कत है, उसके लिए उनकी नागरिकता के अभाव में उनको उन तमाम चीजों से वंचित रहना पड़ता है। तो अब ये देखिए, मेरे हिसाब से तो ये एक, जिसे कहते हैं ना कि एक अधिकार भी है उनका, हर मानव होने की वजह से भी ये अधिकार बन जाता है। एक बात तो ये है लॉ जो उन पे लागू होता है। अब क्या होगा, एक, जैसा कि सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, वहां पे उस व्यक्ति को जाना होगा, अपने कागज दिखाने होंगे, फोटो डालनी पड़ेगी, कब से आए हैं, अपनी सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं केवाईसी, वो केवाईसी डालना पड़ेगा। तो तकरीबन 85% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास केवाईसी है, 15% के पास केवाईसी नहीं है। उसके ऊपर अभी सरकार मंथन कर रही कि किस प्रकार से उनको भी इसमें कवर किया जाएगा, और उसके बाद उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता मिलने के बाद वो एक साधारण भारत के नागरिक हो जाएंगे, जैसे मैं, जैसे आप या कोई भी व्यक्ति। तो यही एक छोटा सा इसमें प्रारूप है। और अभी आर्टिकल 14, यहाँ पर जो अनुच्छेद 14 है, उसके उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है कि जो सीए कानून है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री ने साफ किया कि उसके 2 क्लॉज हैं और उसको सही से समझने की जरूरत है। संजय जी, आप समझाइए यहाँ पर किस तरह से ये कानून आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता। देखिए, पहले आपके सवाल के जवाब देने से पहले बताना चाहूंगा क्या है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी का आधार, समानता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट। अब
इसके दो अगर कोई कानून बनता है जो समानता से परे है तो उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया जाएगा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, जुडिशरी उसको चेक करेगी। अब क्या जुडिशरी ने एक टेस्ट दिया हुआ है, वो टेस्ट क्या है? दो चीजें, एक तो अगर किसी कोई डिफरेंट कोई जो जिसे कहते हैं ना क्लासिफिकेशन उस कानून की जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, पहला। और दूसरा, ऐसा कानून इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पे होना चाहिए। अब मैं साधारण भाषा में बताता हूं, ये टेक्निकल टर्म्स थी। अर्थात वो जो क्लासिफिकेशन की गई है, यहां क्लासिफिकेशन क्या है कि 6 मजहब के लोगों को लिया गया है और प्रताड़ित हुए वो वहां पे उन 3 देशों में, उसके बाद वो भारत आए, तो ये एक अपने आप में क्लास बन गई लोगों की जी। आप ये देखिए, और इस वजह से इस क्लास के लिए इस तरीके का कानून बनाया जा सकता है, ऐसा अभी सरकार का मत है। और हमको साथ में ये भी नहीं भूलना है कि वो जो ये कानून है जब 2019 में फाइल हुआ था, बना था, तब इसको चैलेंज भी किया गया और वो पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बिल्कुल। लेकिन ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की मैंने बात की, ये मुझे भी लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से ये सही है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार आपके माध्यम से मैं भी कहना चाह रहा हूं कि किसी भी प्रकार से हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई क्षति हानि, कोई उनकी नागरिकता जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हमारे पास इतनी सशक्त जुडिशरी है, क्या अगर इस तरीके का कोई कानून बनेगा, जबकि है नहीं, तो ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, उसके आगे रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और उससे चेक एंड बैलेंसेस के सिस्टम से जैसे हम गवर्न होते हैं, अगर कोई कानून जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विरोध में है, तो जुडिशरी उसको निरस्त कर देगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई बात नहीं। बिल्कुल, हमारे देश की अगर हम बात करें, जो विविधता में अनेकता की बात करते हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग आज भारत की विकास यात्रा में एक साथ आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की ये जो अफवाहें उड़ रही हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों तक भी पहुंच जा रही हैं कि क्या पूर्वोत्तर राज्य में जो खास तौर पर खासकर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, किस तरह से ये कानून उनके अधिकारों की, उनकी समरसता की, उनकी संस्कृति का हनन करता हुआ नहीं नजर आता। किस तरह से ये जो वो आदिवासी बहुल इलाके हैं, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, कहाँ कैसे सीए वहां पर लागू होगा, नहीं लागू होगा, उस पर भी थोड़ी स्पष्टता यहाँ पर। देखिए, जहां तक पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पे सीए जैसे भारत के किसी भी हिस्से में लागू हो रहा है, इसी प्रकार से सीए वहां पे भी लागू होगा। देखिए, यहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं। सीए किसी भी प्रकार से जो किसी क्षेत्र में नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इसका ये जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसमें एक तरमीम की गई है, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है। अब वो अमेंडमेंट सिर्फ इसी उसका है कि ये इन 3 देशों से जो ये 6 संप्रदाय हैं, इनके प्रताड़ित व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उनको एप्लीकेशन भरने पर पोर्टल उसके लिए बनाया गया है, जो यहाँ की नागरिकता है वो दी जाएगी। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कोई भी प्रश्न उठता है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे हम बार बार क्यों आते हैं ये मैं बताना चाहता हूं, ये भी पता होना चाहिए। क्या है कि एक क्लॉज है एनआरसी नेशनल, उसमें बेसिकली एक रजिस्टर बनाया गया है जो असम के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे किया गया था और काफी पहले किया गया था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है। तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो लोग इन दोनों को साथ पेश करके कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें उसका कंफ्यूजन कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूं कि जो सीए है इसमें मुसलमान अगर कोई चाहे तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये 6 उसके लिए। तो लोग कंफ्यूज कर देते हैं, अरे भाई जो 3 देश हैं वो तीनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो वहां से जो माइनॉरिटीज हैं वो वहां पे प्रताड़ित होके तब उनके लिए बना है ये।
अब एक चीज और मैं आपसे बता दूं जो सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। अब लेट से कोई पाकिस्तान का मुस्लिम है, वो चाहता है कि वो भारत की नागरिकता ले, वो वहां पे दुखी है, परेशान है, वो भी हमारे यहां संभव है पहले से ही। मैंने जैसा बताया कि वो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और इसका एक ज्वलंत उदाहरण भी मैं आपके समक्ष दे सकता हूं। अदनान सानी एक सिंगर है, उन्होंने भारत की नागरिकता ली ना, उन्होंने भारत की नागरिकता ली, उन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद उनको नागरिकता दी गई। तो ऐसे कई और भी उदाहरण है, मेरे जहन में भी एक सीधे आया। तो किसी भी प्रकार से भारतीय मुसलमानों को या भारत के किसी भी प्रकार के कोई ट्राइबल्स को, एससीज को, एसटीज से कोई लेना देना ही नहीं है इस एक्ट का। तो कोई भी भ्रामक प्रचार, और मैं बल्कि ये कहूंगा भ्रामक दुष्ट प्रचार, इस कानून को छेड़खानी करने मुझे नहीं लगता कि सरकार या कोई भी इसको अलाउ करेगा। बिल्कुल, तो कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा, और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है उस पर बहुत ही दो टूक और स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर गृह मंत्री ने आज जवाब दिए हैं। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक यहाँ पर अपने संवाददाता गौरव से यहाँ पर बात करना चाहूंगे। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से जो विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति पर जुटा हुआ है, केजरीवाल के हिंदू शरणार्थी पर जो विवादित बयान उन्होंने दिया है उस पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, इस पर और जानकारी, क्या कुछ इस वक्त अपडेट आपको मिल रहा है? हम सुन रहे थे जिस तरह से बेहद नाराज नजर आ रहे थे ये शरणार्थी जो इतने वर्षों से भारत में रह रहे हैं, और अब इन्हें इनका अधिकार मिल रहा है, जो कि यहाँ पे सरकार की ओर से। शरणार्थी और घुसपैठिए में सबसे पहले तो ये एक बड़ा फर्क यहाँ पर हमारे राजनीतिज्ञों को करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गौरव, इस पर क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल जया, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार का फैसला है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्वागत योग्य है। और साफ तौर पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लगातार सुबह से प्रदर्शन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही थी उसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला था, और तमाम लोग जो यहाँ पर जो शरणार्थी हैं जो इस फैसले से बेहद खुश थे, वो अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे उनके आवाज के बाहर। तो ऐसे में ये भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जहां तक हमने देखा ये जो तमाम स्थितियां रही हैं और किस तरह से वो जीवन गुजर बसर कर रहे थे, तो ऐसे में ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में इससे हम कह सकते हैं कि एक नई दिशा और दशा तय होती हुई नजर आएगी। साफ तौर पर आज की बात करें तो सुबह से लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, और उसके बाद लोगों में खासी नाराजगी भी रही। जो अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही उसको लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद वहां पर उन्होंने काफी बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करने के बाद आपको अपडेट दे दूं कि वो प्रदर्शन अब वहां पर जो अरविंद केजरीवाल का आवाज है खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं उनमें अभी नाराजगी है। लेकिन ये जो कदम सरकार द्वारा उठाया गया है, केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया है, उसका ये लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी भी लोगों के मन में एक आशा है कि जो इतने सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनको अब सरकार द्वारा जो तमाम सुविधाएं हैं जो आम लोगों को मिलती हैं वो लोगों को मिलती हुई नजर आएंगी। और साफ तौर पर वो इस बात को लेकर बेहद खुश हैं। तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और कुछ से हमने बात भी की, उन्होंने भी यही बातें कही कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा फैसला आया है वो अपने आप में काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि उनका जो जीवन का गुजर बसर है वो आने वाले समय में और ज्यादा अच्छा हो सके, इसके लिए लगातार सरकार कदम उठाती हुई नजर आ रही है। और जो गैर मुस्लिम समुदाय है जो अलग अलग देशों से, चाहे बात बांग्लादेश की कर लें, पाकिस्तान की कर लें, तो इसके अलावा अलग अलग देशों से और अफगानिस्तान की कर लें, अलग अलग देशों से जो लोग यहाँ पर आके शरणार्थी बसे हैं वो अपना गुजर बसर और अच्छे से कर पाएंगे, और उनको जो मुख्य धारा है उनसे जोड़ने का जो काम होगा वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फैसला बेहद कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जया, बिल्कुल, जो हिंदू शरणार्थी हैं अगर वहां पर उन पर जुल्म हो रहे हैं तो आखिर वो कहां जाएंगे? गौरव, यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट मार्च है वो आगे बढ़ रहा है और इसमें और लोग भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर आपकी तरफ से आई है सामने कि क्या उनका कहना है? लोग इस फैसले को लेकर जय आपको बता दूं कि बेहद खुश नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी की, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह का फैसला सरकार ने किया है वो उससे बहुत खुश है। काफी महत्वपूर्ण ये फैसला है, क्योंकि ये इनका जीवन बदल कर रख देगा, उनकी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा। आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो बीते कई सालों से जो लोग यहाँ पर कहीं एक किनारे पर अपना गुजर बसर कर रहे थे, उनको अब मुख्य धारा से जब जोड़ा जाएगा तो तमाम जो सहूलियत है, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम सुविधाएं हैं जो इस पूरे देश के लोगों को मिल रही हैं। हमने जैसा कि देखा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अब उस धारा से जुड़ते हुए नजर आएंगे, और यही मुख्य धारा है जो इनका जीवन
बदल कर रख देगी, इनके जीवन की तस्वीर बदल कर रख देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। तो सीए कानून के लिए एक वरदान के रूप में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए। बिल्कुल, और संजय जी यहाँ से चलते चलते आपसे एक जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से आया है, घुसपैठ और शरणार्थी के बीच में फर्क करना, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं चुनावी माहौल है तो बयानबाजी पूरी रूप से जारी है अपने उसमें, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक खतरनाक केस साबित होगा, इससे घुसपैठ बढ़ेगी, ये तमाम तरह के बयान इस वक्त दिए जा रहे हैं। एक शरणार्थी जिसका वहां पर उत्पीड़न हुआ वो भारत की शरण में आया है, हिंदू शरणार्थी कहाँ जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो किस तरह से ये कानून इन हिंदू शरणार्थियों को और अधिकार देता नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि घुसपैठ कैसे बढ़ेगी इस कानून से? इस कानून की मियाद ये नहीं है कि कोई भी आएगा और हम लेते चलेंगे, नहीं। जो 2014 तक आ गए सिर्फ उन पे लागू है, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है प्लीज। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है ये गलत है। जो उस समय तक आ गए उनके ऊपर ये कानून लागू होता है। तो कहां से आज जो आएगा उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। आज कोई व्यक्ति अगर आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जहां तक ये शरणार्थियों का प्रश्न है, देखिए इवन हमारे जो यूएन चार्टर्ड है, यूएन के जो कानून है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो कानून है, वहां पे शरणार्थियों को बहुत बहुत लीनियंसी के साथ ट्रीट किया जाता है। हम अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें, कई सारी जो ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट का जो चार्टर है, उन तमाम में भी जो शरणार्थी हैं उनको तवज्जो दी जाती है, उनको एकदम निकाल के फेंक नहीं दिया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक नोन फैक्ट है। सिमिलरली यहां पे ये लागू हो रहा है आज से 10 साल पहले जो आए उनका जी, ना कि आज वालों के लिए किसी प्रकार से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस तस्वीर को साफ करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। तो मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चुनावी माहौल है, बयानबाजी जारी रहेगी, लेकिन बहुत जरूरत है कि आप सही खबरों को देखें, समझें, और इसीलिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जल्द वापस आते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो,
ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। इसको लेकर समिति ने तमाम राजनीतिक दलों से उनकी राय भी जानी थी। उच्च स्तरीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू हो सकता है। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक लागू किया जा सकता है और उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं। जानी मानी समाज सेवी सुधा मूर्ति ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में नवनिर्वाचित सदस्य सुधा मूर्ति को शपथ दिलाई। इस मौके पर इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सुधा मूर्ति के मनोनयन का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज शाम पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस अवसर पर 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहत ऋण भी वितरित करेंगे, जिसमें दिल्ली के 5000 स्ट्रीट वेंडर भी शामिल हैं। महामारी के कारण गहराए वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान समाज के हाशिए पर पड़े तबकों या वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। अब तक देश भर में 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। अकेले दिल्ली में 232 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। ये योजना अब भी उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण का प्रतीक बनी हुई है जो सदैव ही इससे कमोबेश वंचित रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबे होंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाने एवं यातायात की भीड़ को और भी कम करने में काफी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री की आज एक और सौगात। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे आज से 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस वर्ष जनवरी में पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे के साथ विदेश व्यापार मंत्री, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, उद्योग, वाणिज्य और रोजगार मंत्री और भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भूटान के प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को हमारी अनूठी साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के स्थायी संबंधों का विस्तार करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में।
वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम्स है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर से भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार इतिहास रचेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने केंद्र एवं प्रदेश के समस्त नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिखाया है और 5वीं बार मैदान में उतरने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट दिया। हमीरपुर की जनता ने हर बार रिकॉर्ड को और बड़ा किया है, जीत को और बड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शानदार काम, मेरे प्रयास इस बार इतिहास रचने का काम भी करेंगे। जहां एक और हम हमीरपुर से रिकॉर्ड जीत और इतिहास दर्ज करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें मोदी जी की 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसमें मदद करेंगे। और OTT प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देश भर में ब्लॉक कर दिया है। केंद्र की ओर से ये एक्शन तब लिया गया है जब पूर्व में कई बार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से इस बारे में चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। यहां पर OTT प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी कार्रवाई, जो OTT प्लेटफॉर्म्स अश्लील कंटेंट परोस रहे हैं उन पर यहां पर कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से अंडरटेकिंग देने को कहा है कि वो चुनाव प्रचार में शरद पवार का नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल ना करें। शरद पवार गुट की ओर से शिकायत की गई थी कि अजीत पवार गुट अभी भी वोटरों से अपील के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए अजीत पवार गुट से कहा कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो आपको शरद पवार की जरूरत महसूस होती है, जब चुनाव नहीं होते तो आपको उनकी जरूरत नहीं लगती। अब आपकी एक अलग पहचान है, उसी के साथ अब मतदाताओं के बीच जाएं। कोर्ट ने अजीत पवार गुट को इस बारे में 2 दिन में अंडरटेकिंग दाखिल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। और दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई 21 मार्च के लिए टल गई है। दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की। ये उमर खालिद की ओर से दायर दूसरी जमानत अर्जी है। इससे पहले एक बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। DRI ने 4 राज्यों में छापेमारी कर 12 तस्करों को गिरफ्तार कर विदेश से तस्करी कर लाए 40 करोड़ रुपए का 61.08 किलो सोना, 13 लाख रुपए कैश और 19 गाड़ियों को जब्त किया है। DRI ने राइजिंग सन नाम से ये ऑपरेशन चलाया था। एजेंसी को जानकारी मिल रही थी कि विदेश से
भारत में सोना तस्करी कर लाया जा रहा है और ये सोना भारत में म्यांमार के जरिए भारत में तस्करी कर लाया जा रहा है। तस्करों ने भारत में गोल्ड स्मगलिंग के लिए म्यांमार टू इंडिया का नया रूट ढूंढ लिया है और डीआरआई को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने ऑपरेशन चलाकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अपडेट संदेश खाली से। संदेश खाली घटना के मामले में आरोपी और निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने शेख शाहजहां के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले में संदेश खाली में शेख शाहजहां से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि शेख शाहजहां पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने और उनकी जमीनें हड़पने का आरोप है। ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत शाहजहां पर केस दर्ज किया था और उसके बाद से इस मामले में कार्रवाई हो रही है। और शाहजहां शेख के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर ईडी ने आज सुबह से ही संदेश खाली के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान शुरू किया। ईडी की टीम ने धमाम खली के एक मछली बाजार में छापेमारी की। बाजार के प्रमुख साझेदारों में से एक नजरुल मोल्ला शाहजहां शेख का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। ईडी नजरुल के आवास पर भी छापेमारी के लिए पहुंची। छापेमारी अभियान में बड़ी संख्या में केंद्रीय सीएपीएफ तैनात किया गया। गौरतलब है कि कल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के संबंध में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के भाई और उनके कुछ करीबी अन्य लोगों को पूछताछ के लिए भी तलब किया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। ईडी के कई अधिकारी घर के अंदर छापेमारी कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति की पत्नी महारानी देवी और छोटे बेटे अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर मौजूद हैं। गायत्री प्रजापति के महिला मित्र गुड्डू देवी के घर भी ईडी ने छापेमारी की है। अमेठी के आवास, विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में भी छापेमारी हुई है। ईडी की अमेठी, लखनऊ और मुंबई के 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था पर डीआईजी अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर शिवहरी मीणा ने कहा कि सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसान नेताओं से बात की जा रही है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे सभी बॉर्डरों पर हमने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है। साथ ही साथ जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उनके नेतृत्वकर्ता हैं, उन सबसे भी वार्ता निरंतर हमारी जारी है। हम लोग सकारात्मक परिणाम की तरफ हैं। साथ ही साथ आम नागरिक को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं कि पीछे ट्रैफिक बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को भी इंश्योर करवा रहे हैं कि ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा रहे और आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर पुलिस की ओर से पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं। केंद्र सरकार जन औषधि केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई है। इसके लिए सिडबी और पीएमबीआई के बीच एक अहम करार हुआ है। इसके जरिए जन औषधि केंद्र खोलने और उनके विस्तार के लिए सस्ते दर पर लोन लेना आसान हो जाएगा। कब तक देश के हर हिस्से में जन औषधि केंद्र खुलेंगे और जन औषधि केंद्रों पर आपके लिए सभी जरूरी दवाएं मिलेंगी, इस पर फार्मा सेक्रेटरी अरुणीश चावला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार कई पहल कर रही है और कैसे लोगों के बीच इसको लोकप्रिय किया जाए, इसकी जो प्रसार है उसको बढ़ाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है फार्मा सेक्रेटरी अरुणीश चावला जी। बहुत अहम करार हुआ है जन औषधि को लोकप्रिय करने के लिए, कितना फायदेमंद होगा अगर बात की जाए जो सरकार का टारगेट है कि 25,000 जन औषधि केंद्र खोला जाए, इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे? हम प्रयासरत हैं कि अगले 3 वर्षों में जन औषधि केंद्रों को देश के हर कोने तक ले जाएं। बहुत से जवान बच्चे जो फार्मेसी का कोर्स करके आ रहे हैं, वे जन औषधि केंद्रों के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो ये केंद्र स्थापित कर पाएँ और इतने विशाल पैमाने पर जेनेरिक दवाइयों का और डिवाइसेस का कारोबार कर पाएँ। इसी समस्या के समाधान के लिए या उनको सहूलियत देने के लिए हमारा सिडबी के साथ इकरारनामा हुआ है और इस इकरारनामे के दौरान के माध्यम से
जितने जन औषधि केंद्र के रिटेलर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं, वे वर्किंग कैपिटल और केंद्र को स्थापित करने के लिए, उसके लिए जो फर्नीचर, कंप्यूटर्स या जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए उन्हें क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। तो पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और दवाइयों को, जो कॉमन यूज़ की दवाइयां हैं, उन्हें उपलब्ध कराने के लिए ये इकरारनामा किया गया है, ताकि जन औषधि को भी क्रेडिट पर दवाई देने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो सिडबी की क्रेडिट लिमिट से कवर्ड होगी। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो केंद्र चलाते हैं, उन्हें दवाई समय आवश्यकता के अनुसार मिल जाए, वो आगे उसका वितरण कर पाएँ, उसे भी इनमें सहूलियत मिलेगी। मांग और जो सप्लाई का है, उस चेन को कैसे आप लोग बेहतर करें? जी, हम टॉप 200 मेडिसिन्स का स्टॉकिंग मैंडेट अब लागू कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा जिन दवाओं की डिमांड है, जो सबको घर घर में चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट एलिमेंट, रेस्पिरेटरी और बहुत सारा तरह की कॉमन दवाइयाँ हैं, जैसे विटामिन्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, कॉमन डिवाइसेस हैं, उन सबको एक मिनिमम स्टॉक सभी केंद्रों को मेंटेन करना होगा। और भविष्य में उन्हें जो सेल्स इंसेंटिव है, वो तभी मिलेगा जब वो उन दवाइयों का मिनिमम स्टॉक मेंटेन करेंगे, ताकि जो आम यूज़ की दवाइयाँ हैं वो हमेशा जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध रहे। तो जन औषधि केंद्र से जो दवाई मिलती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और साथ ही साथ वो सस्ती भी होती है। और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आपके ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, आपके घर के आसपास जन औषधि केंद्र हो, ताकि आपको सस्ती दवाई आपके घर के पास ही मिल सके। तो ज़रूर आने वाले दिनों में आप जन औषधि केंद्र जाएं और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वहाँ आप खरीदें। कैमरामैन संजय जना के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो अब और आसान होगा जन औषधि केंद्र खोलना। और आइए अब देख लेते हैं खेल जगत की खास खबरें। तो खेल की खबरों के साथ जुड़ चुकी हैं सुचित्रा हमारे साथ। जी सुचित्रा। शुक्रिया जया। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन की खबरों के साथ। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु का सामना कोरिया की आन सी यंग से होगा। वैसे आन सी यंग के खिलाफ सिंधु का पिछला प्रदर्शन अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता है। सिंधु और यंग के बीच अब तक 6 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें हर बार सिंधु को हार मिली है। ऐसे में सिंधु इस बार इस रिकॉर्ड को बदलने के इरादे के साथ कोर्ट पर उतरेंगी। वहीं पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना अंतिम 16 में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन से होगा। लक्ष्य ने इससे पहले खेले गए मुकाबले में डेनमार्क के ही मैग्नस जोहानसन को 21-14, 21-14 से मात दी थी। वहीं पुरुष युगल वर्ग में आज चिराग सात्विक की जोड़ी का सामना अंतिम 16 में इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और बगस मौलाना की जोड़ी से होगा। वहीं महिला युगल वर्ग में भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का अंतिम 16 में सामना झांग शूशियान और झेंग यू की चीनी जोड़ी से होगा। बात करते हैं WPL की। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने बुधवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में गुजरात की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 127 रन के लक्ष्य को 13.1 ओवर में 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। दिल्ली की ओर से शेफाली वर्मा ने 37 गेंद पर 71 रन की पारी खेली। दिल्ली की टीम अब फाइनल में है। रविवार को अब टीम का सामना मुंबई इंडियंस और RCB के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। बात करते हैं फुटबॉल की। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में अंतिम 16 के मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड ने इंटर मिलान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बोरुसिया डॉर्टमुंड की टीम ने भी PSV आइंदोवन की टीम के खिलाफ जीत दर्ज कर चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं जया के पास। शुक्रिया सुचित्रा जुड़ने के लिए मिड डे प्राइम में।
और इसी के साथ मिड डे प्राइम का सफर यहीं भी, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।